तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम क्रिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्रिया जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, खेलना इत्यादि। पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना इत्यादि या खेलना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। अगर हम बात करें क्रिया का भेद, तो क्रिया के दो भेद होते हैं। इसको पहले को हम सकर्मक क्रिया और दूसरे को क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। यानी कि सकर्मक क्रिया में क्या रहेगा? आपका कर्म रहेगा। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं रहेगा। सकर्मक क्रिया के यदि हम डिफिनेशन का बात करें तो जिस वाक्य में कर्म के संयोग से कार्य पूरा होता है, मतलब कि जिस क्रिया में या जिस वाक्य में कर्म रहता है उसे हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो इसमें देखिए कर्म क्या है? आम है, यानी कि यह जो हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया होगा। वह किताब पढ़ता है, इसमें कर्म हमारा क्या है? किताब। इसलिए यह जो सेंटेंस होगा यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया का सेंटेंस, और इसमें जो हो जाएगा पढ़ना, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसमें खाना क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, यानी कि खाता है सकर्मक क्रिया, पढ़ता है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं? तो अकर्मक क्रिया जो क्रिया बिना कर्म के भी, जो क्रिया बिना कर्म के भी पूरा भाव व्यक्त करता है। कोई सेंटेंस हो उसमें बिना कर्म, मतलब कोई कर्म नहीं रहेगा फिर भी उस सेंटेंस का भाव व्यक्त होगा, पूरा सेंस निकलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे वह हंसता है, ठीक है, तो यहाँ पर हंसना क्या हो जाएगा? यह कर्मक क्रिया होगा। क्यों? क्योंकि हंसने के लिए हमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। वह पटना में रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी रहना क्या हो जाएगा? यह कर्मक क्रिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक में कर्म रहता है, अकर्मक में कर्म नहीं रहता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका कुछ डिफिनेशन हो गया। यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं, इसमें देखिएगा ना। पहला लिखा हुआ बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, ये बताइए कौन सा क्रिया होगा? सकर्मक होगा कि अकर्मक? तो इसमें देखिए पुस्तक क्या हो जाएगा? तो पुस्तक कर्म होगा। ये क्या है? पुस्तक कर्म है ना। तो जब ये कर्म हो गया तो इसमें जो क्रिया या पढ़ रहा है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सकर्मक होगा। अगर हम बात करें नरेश पत्र लिखता है, नरेश पत्र लिखता है, तो पत्र क्या हुआ? आपका कर्म हो गया, ठीक है। ये जो लिखता है इसमें कौन सा क्रिया हो जाएगा? ये सकर्मक हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अगर हम बात करें इसमें बच्चा हंस रहा है ना, इसमें तो कोई तो कर्म तो नहीं है, कर्म नहीं ना है, तो कौन सा क्रिया हो जाएगा? तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें पक्षी आसमान में उड़ रहा है, अब उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए आकाश में तो कर्म आपका है नहीं ना, तो जब इसमें कर्म नहीं है तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? अकर्मक, मतलब जो क्रिया होगा कौन हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। यदि हम नेक्स्ट का बात करें तो मानो दिन में सोता है ना, मानो दिन में सोता है, इसमें भी क्या नहीं है? तो कर्म इसमें नहीं है। तो जब इसमें कर्म नहीं है तो क्रिया कौन सा हो जाएगा? यह अकर्मक क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास है बच्चा सो रहा है, इसमें भी कर्म नहीं है, कर्म नहीं ना इसमें। बच्चा सो रहा है तो इसमें कर्म नहीं है, और जब इसमें कर्म नहीं है तो कौन सा क्रिया हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस में प्राप्त कर सकते हैं कि उसमें दिया गया क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तब हम लोग वाक्य के बारे में जानते हैं। वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वाक्य शब्दों का समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ प्रकट होता है। वाक्य यदि हम बात करें राम आम खाता है, एक सेंटेंस है वाक्य। तुम बाजार जाते हो, एक सेंटेंस है, वह अपना काम कर रही है, ये भी क्या सेंटेंस है। अगर हम बात करें वाक्य के भेद का, वाक्य के अंग का, या वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो वाक्य के दो भाग होते हैं। जैसे हम इसी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट वाले को सब्जेक्ट, यानी कि उद्देश्य बोलते हैं, और इसको विधेय बोलते हैं।
ठीक है। तो वैसे ही सब्जेक्ट के दो अंग होते हैं, जिसको फर्स्ट को हम उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट और दूसरे को विधेय यानी कि प्रेडिकेट बोलते हैं। अगर हम बात करें उद्देश्य के बारे में, तो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, जिसे हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, या जो काम को करता है उसी को हम उद्देश्य या सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। कर्ता उद्देश्य दोनों एक ही जैसा होता है। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है, तो यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के बारे में। तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पे? उद्देश्य हो जाएगा। वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो इसमें वह क्या हो जाएगा? उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा। पंकज एक पत्र लिखता है, किसके बारे में बताया जा रहा है? पंकज के बारे में। तो पंकज क्या हो जाएगा? तो पंकज हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ना, उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेडिकेट यानी कि विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे राम खेलता है, तो राम तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, उद्देश्य हो गया। लेकिन इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? खेलता है, तो खेलना क्या हो जाएगा? खेलता है हमारा विधेय हो जाएगा। नेक्स्ट, राधा खाना बना रही थी, तो राधा इसमें क्या है? सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य है, लेकिन खाना बना रही थी, ये क्या हो जाएगा? ये विधेय हो जाएगा। नेक्स्ट है पंकज पटना जा रहा था, इसमें पंकज क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य हो जाएगा, लेकिन पटना जा रहा था, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा विधेय हो जाएगा। संजय आपको बुला रहा था, संजय इसमें क्या है? तो संजय हमारा इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको बुला रहा था क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट यानी कि विधेय हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी वाक्य के अंग या भाग के बारे में जान गए कि वाक्य के जो हैं दो अंग होते हैं, दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं सरल वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। यदि हम बात करें सरल वाक्य का, तो सरल वाक्य किसे बोलेंगे? तो सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण में हम बात करें, हम लोग बाजार जाते हैं, तो हम लोग इसमें क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और बाजार जाते हैं क्या होगा? विधेय। यानी कि इसमें एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कौन सा वाक्य होगा? तो सरल वाक्य होगा। दूसरा है वह खाना बनाती है, तो वह इसमें सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य हो जाएगा, बाकी जो आपका बचा है विधेय हो जाएगा। तो ये सब सेंटेंस जो हमारा हुआ वाक्य हुआ है, सरल वाक्य का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जब वह वाक्य जिसमें एक ही प्रधान उपवाक्य रहता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य रहते हैं, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, जब वो आएगा तब देखा जाएगा, मतलब कि इस पे आश्रित है। नेक्स्ट है जो लड़का खेल रहा हो मेरा भाई है ना। ये जो सेंटेंस रहते हैं, जो वाक्य रहते हैं मिश्र वाक्य, ये वाक्य आपस में समुच्चय बोधक यानी कि की से, जब, जो, वैसा, जिसने, जहाँ, तब, क्योंकि, यदि, तो ये सब से जुड़े हुए रहते हैं। यदि हम बात करें तीसरा संयुक्त वाक्य का, तो दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य जब संयोजक अवयवों और तथा, अथवा, या, एवं, पर, परंतु, लेकिन, किंतु आदि इत्यादि से जब जुड़ा रहता है, तब हम ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जैसे अब चाय पिएंगे या ठंडा, तो यहाँ देखिए या आ गया, इसका मतलब कि यह जो वाक्य होगा संयुक्त वाक्य होगा। मैं सुन रहा था और वह बोल रहा था, इसमें जो और आया, इस चलते कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इस प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं। हम लोग जान लेते हैं कुछ इसके उदाहरण के बारे में। लिखा हुआ कि जब वर्षा होती तब मोर नाचने लगते हैं। जो आपका सेंटेंस हो जाएगा ये मिश्र वाक्य क्या होगा? नेक्स्ट लिखा हुआ जो छात्र परिश्रम करते हैं वे सफलता पाते हैं ना। जो परिश्रम करते हैं वे परीक्षा में पास होते हैं। तो जो वे लिखा हुआ भी किसका हो जाएगा? तो ये मिश्र वाक्य का सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जब सभा समाप्त हुई तब सब लोग चले गए ना। जब तब ये भी किसका हो जाएगा? ये भी
मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट, शाम हुई और तारे निकले। शाम हुई और तारे निकले, तो ये आपका जो सेंटेंस हो जाएगा ये किसका होगा? शाम हुई और तारे निकले, ये आपका संयुक्त वाक्य का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अभी किसका? अन्यथा अभी किसका हो जाएगा? ये भी आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग वाक्य की रचना के आधार पर उसके भेद के बारे में जाने।